नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को हरा दिया। हालांकि बीजेपी के पास ये सीटें पहले भी नहीं थी, लेकिन ये एक शक्ति प्रदर्शन जैसा था और इस शक्ति प्रदर्शन में कांग्रेस जीत गई है। कांग्रेस की जीत के क्या कारण रहे हैं, कैसे कांग्रेस ने स्ट्रेटेजी बनाई और भविष्य में कांग्रेस इस जीत को कैसे पैमाना बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी करेगी। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं करण माहरा, जो मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। माहरा साहब, स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। क्या आपने किया कि 5000 की लीड बद्रीनाथ जैसे विधानसभा में, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई आपने? मंडलम पे हम काम कर रहे थे, जो मुझे दिल्ली से कहा गया था कि लगातार कैडर पे काम करो, और पिछले 2 साल से लगभग मैं कैडर में काम कर रहा था। चंपावत का चुनाव मेरे बनने के 2-3 महीने के बाद हुआ था, जो शर्मनाक हार हुई थी वो आप सबने देखी है। उसके बाद हम कैडर पे काम करते रहे, मंडलम का काम हम कर रहे थे, जिसका असर हमको बद्रीनाथ में, बागेश्वर में दिखाई दिया। बागेश्वर में हमने 12,000 से जिस सीट को हम हारे थे, सिंपैथी के बाद भी हम उसके 10,000 के अंतर को कम कर सके, 2,000 के आसपास हम हारे। और जो गलतियां वहां रही उससे भी हमने सबक लिया और उन चीजों का हमने रेक्टिफाई किया, और बद्रीनाथ की सीट पे हम उस पर काम कर रहे थे। सारे सीनियर्स एक थे, इंडिया गठबंधन ने साथ दिया, और हम जो हमारा मंडलम का मॉडल हमको सिखाया गया था, उस मॉडल पे हम लोग काम कर रहे थे और पेनिट्रेट किया हमने घर घर तक, और उसका असर था कि ना तो धन पशु जीते और ना लठतंत्र जीता। अच्छा, आपने कहा कि आपको इंडिया गठबंधन के जो बाकी साथी थे उन्होंने मदद करी, बीजेपी के भी कुछ लोगों ने आपकी मदद करी, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन अगर बीजेपी आपकी मदद कर रही है तो आपको परेशानी क्या है उस बात को? देखिए, हमको उनसे कोई ऐसा परेशानी नहीं है, पर बीजेपी के डायरेक्ट मैं मदद की बात नहीं करता। हाँ, बीजेपी में एक नाराजगी दिखाई दे रही थी कि 2 विधानसभाओं में चुनाव थे और दोनों में इनको अपने आइडियोलॉजी का कोई आदमी चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिला। ये अक्सर सुनने में आ रहा था। कैडर को इन्होंने वो टिकट नहीं दिया, एक कांग्रेस के भगोड़े को टिकट दिया और दूसरी जगह हरियाणा से लोकदल के आदमी को लाए। बीजेपी का आदमी होता तो भी चल जाता, लोकदल के आदमी को लाए। और जो 5 राज्यों में चुनाव लड़ने में लड़ा है और जो 3 बार विधायक रहा, 11 चुनाव लड़ा है, 8 हारा है, तो ऐसे व्यक्ति को जब टिकट दिया तो ऑब्वियस है कि नीचे का कैडर नाराज होता है। किसकी बात कर रहे हो आप? ये मैं बढ़ाना की बात कर रहा हूं। लेकिन बढ़ाना ने तो बिल्कुल गले तक पहुंच गया था। बढ़ाना तो मतलब सिर्फ 400-500 का अंतर उस जगह में बीजेपी लेकर आई जहां पे वो कभी जीती नहीं। 10-10, 12-12 हजार से 20-20 हजार के अंतर से बीजेपी पीछे रहती थी लीडिंग कैंडिडेट से। तो वो तो बीजेपी का एक तरीके से विनिंग स्टेप है, वहां तक पहुंच गए। कांग्रेस को बिल्कुल उन्होंने हिला दिया वहां पे। देखिए, लाखों लोग इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। बढ़ाना ने चुनाव नहीं लड़ा, बढ़ाना का पैसा था, चुनाव प्रशासन लड़ रहा था, पुलिस लड़ रही थी। यहाँ बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, कैमरे ऑन कैमरा लगा रहा हूं। संजय गुप्ता पूर्व विधायक बूथू में थे, यतीश्वरानंद बूथू में थे, यशपाल आर्य सीएलपी लीडर, करण मेहरा प्रदेश अध्यक्ष, प्रीतम सिंह जी, हरीश रावत पूर्व सीएम, हमारे डांगी जी, नीरज डांगी जी राज्यसभा के सांसद हैं, हमारे बगल के सांसद मसूद साहब, इमरान मसूद साहब, हम सब लोगों की ड्यूटी लगी थी। हम लोगों ने भी रिक्वेस्ट की, जब ये घूम रहे तो हमको भी जाने दिया जाए, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, नहीं जाने दिया। लेकिन बीजेपी के लोग बाहर वहां घूम रहे थे। हरियाणा की गाड़ियों के आप चाहेंगे विजुअल्स हम दे देंगे, जो बूथों पे घूम रही थी वोटिंग के दिन। तो पुलिस ने एक तरफा काम करने का काम किया। कई इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर पद के लोगों को हमने को मारपीट करते हुए, ये तो एक आरोप है, इस पर तो पुलिस अपना सफाई भी दे चुकी है, वीडियोज है। हाँ। हमने चैलेंज किया, हमने तो कहा इलेक्शन कमीशन को सारे सीसीटीवी कैमरे चेक करे जाए। क्यों अगर प्रशासन मदद कर रहा था तो वो प्रशासन ने मदद बद्रीनाथ में क्यों नहीं करी फिर? देखिए, पुलिस ने पहाड़ में इस तरह का काम करना बड़ा कठिन होता है, और जब पहाड़ी बिगड़ता है ना, पहाड़ी पहले लट उठाता नहीं। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। ये मैं टोपोग्राफी की फर्क है। पहाड़ में पुलिस का इस तरीके से कंट्रोल करना मुश्किल होता है, लेकिन मैदानी क्षेत्र में जहां 10 मिनट में कहीं भी पहुंचा जा सकता है विधानसभा, वो था। वीडियोस मैं तो साफ कर रहा हूं, अगर है मेरे खिलाफ कोर्ट जाए। वीडियोस दिखा रहे हैं क्या हुआ है, कार्ड दिखाना चाह रहे हैं, कार्ड देखने को तैयार नहीं है, सीधे लड़ चला रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं पुलिस वाले। ये कौन सा तमीज है? इनको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का, व्यवस्थाओं का सवाल होता है पुलिस के पास। पुलिस का ये सवाल नहीं कि संजय गुप्ता बीजेपी के पूर्व विधायक घूम ले। अच्छा, इसीलिए बीजेपी वहां इतने कामयाब रही, वो सर, ये आप कह रहे हैं। जो ट्रेंड है उसको देखे ना। 5
राउंड तक की स्थिति देखी और 5 राउंड के बाद अचानक जहां जहां हम लोगों ने नाम लिए, तो आपने इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की? हमने इलेक्शन कमीशन देहरादून, इलेक्शन कमीशन दिल्ली, दोनों जगह शिकायत की। और हम लगातार वहां, हमने पहले दिन मेरे से पहले हरीश रावत, प्रीतम सिंह जी, यशपाल आर्या जी और अन्य सीनियर विधायकों ने ये आपने शिकायत कब करी थी? जब चुनाव जीत गए थे उसके बाद करी, और चुनाव से पहले, जीतने से पहले करी? पहले मैंने 4 दिन पहले शिकायत की थी, ऐसी आशंका है। जीतने के बाद? जीतने के बाद भी तो जीत तो गए आप। जीतना अपनी जगह है, लेकिन जो गलत चीज है उसको आगे तो रोकना है, प्रिवेंट तो करना है। क्या कारण था कि कांग्रेस का कोई भी बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता, लेकिन हरियाणा के लोग जो हमारे राज्य से बाहर गए वो वहां गुंडागर्दी कर रहे थे, उनकी गाड़ियां, मेरे पास विजुअल्स हैं, मैं बिना तथ्यों के बिना सबूतों के बात नहीं कर रहा। अंदर वोटिंग चल रही, बाहर गाड़ियां। आपने शिकायत, संजय गुप्ता और यतीश्वर आनंद को अंदर जाने की इजाजत कैसे दी पुलिस ने, ये बताएं पुलिस वाले। एक सवाल मेरा कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति से संदर्भित है। ये जो जीत हुई है, इसका किसी को क्रेडिट दिया पार्टी ने, मतलब यूनानिमसली कि हाँ इस व्यक्ति के प्रयासों से जीत हुई है? ये निश्चित ही दिया। जब हारने का ठीकरा अध्यक्ष पे है तो जीतने का भी मिला। मुझे खुशी है इस बात की कि खुद हमारे संगठन के महामंत्री वेणुगोपाल जी ने बधाई दी, खुद से फोन करके बधाई दी। मेरे लिए इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता। और मुझे सीनियर्स ने, सबने, हरीश रावत जी, प्रीतम भाई, इन सब ने फोन करके बधाई दी कि करण जीते हैं और तुमको बहुत बहुत बधाई है। तो ये मेरे लिए इससे बड़ा इनाम और कुछ नहीं हो सकता। और मैं ये क्रेडिट अपने सारे सीनियर्स को दे रहा हूँ क्योंकि सबने मिलजुल कर इस चुनाव को लड़ाया। और उसके अलावा मैं इमरान मसूद साहब को और नीरज डांगी, 2 हमारे ऐसे राज्यसभा लोकसभा के सांसद से जो लगातार हमारे से कंधा मिला के इस चुनाव को लड़ा रहे थे, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। हाँ, एक धन्यवाद मैं मंडलम के लिए, और जो कैडर हमारी कैडर बिल्डिंग हुई, इसमें मैं देवेंद्र यादव जी को भी बधाई और धन्यवाद दूंगा क्योंकि देवेंद्र यादव जी की जो गाइडेंस थी वो अब फल देते हुए दिखाई दे रही है। उसी में हम चलते रहे, हमने उस रास्ते को छोड़ा नहीं था। मैं शैलजा जी को भी और दीपिका पांडे जी को भी धन्यवाद। आपने खुद एनालिसिस किया है कि मतलब जब जीते 5000 वोट से, चलिए हरिद्वार वाला प्रकरण एक अलग है, मंगलौर वाला, बद्रीनाथ में 5000 की लीड आपने एक्सपेक्ट किया था कि 5000 के वोटों से जीत जाएगी? हम 5 से 6000 के बीच का आकलन हमारी टीम ने किया था, पहले से किया था। हमारी बातचीत भी है। हम लगभग 5 से 6000 के बीच का आकलन हमारा था कि 5 से 6000 के आसपास जीत होनी चाहिए। जिस तरीके के लोगों के हमको जवाब मिल रहे थे, बीजेपी की महिलाओं ने खुद मुझसे, गोपेश्वर में कुछ लोगों ने कहा कि भैया जाने में भी अजीब सा लग रहा, अंकिता वाली से तो था। अब ये 14 साल की बच्ची का जो बलात्कार हुआ है हरिद्वार में, उसका असर भले मंगलौर की सीट में कम दिखा, लेकिन पहाड़ की महिलाओं में उसका असर दिखाई दे रहा था। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो राजेंद्र भंडारी थे और जो कांग्रेस को बीच में छोड़कर चले गए थे, उसका भी कुछ मतलब, एक होता है ना प्रतिस्पर्धा या उससे बदला लेने वाली, क्या उस जुनून के साथ भी मैदान में उतरे थे? दो चीजें थी। एक थी कि हम लोगों से बार बार कहते कि दल बदलुओं को हटना चाहिए, तब लोकतंत्र बचेगा, उसका असर था। मेरे सहित बूथ लेवल के कार्यकर्ता में जिद थी कि हमने राजेंद्र भंडारी को हराना है, हमने सबक सिखाना है। और वो जिद थी जिसकी वजह से मैं 18 से 19 घंटे रोज काम कर रहा था। आप बिलीव करें, मतलब 8-9 दिन जो मैं वहां रहा हूं, मैं 1 घंटा 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोया, ना कार्यकर्ता सोया। सबको कितने दिन रहे आप वहां? मैं 7 दिन रहा। मतलब आखिर के इलेक्शन में बिल्कुल लास्ट टाइम पे? नहीं, 3 दिन पहले, वोटिंग से 3 दिन पहले तक मैं लगातार जोशीमठ, बद्रीनाथ, आसपास के पीपल कोठी और इन क्षेत्रों में रहा, गोपेश्वर रहा। और लोगों में एक जिद थी और मतलब सारे नेताओं में। पर ये जिद या ये वोट उसमें लोकसभा में नहीं दिखाई दे रहे थे इस समय? लोकसभा में तो देखिए, मैंने कारण आप लोगों को पहले कहे हैं, ऑन कैमरा कहे हैं, और अभी समीक्षा है 18, 19, 20 को, तो मेरे को अभी कुछ उसमें कहना नहीं। लोकसभा में मैं आज भी इस बात पर कायम हूं, हम 5 में से कम 4 सीटें जीतते अगर चीजें सही होती तो। अब ये जोश उसके बाद बढ़ा, मतलब लोकसभा के चुनाव परिणाम आने के बाद पार्टी के अंदर थोड़ा जोश भर गया था, इसलिए हर बद्रीनाथ में ज्यादा जोर लगाया। वर्कर वोकल था, वर्कर बोलने लगा था गलत और सही को, और वो दबाव काम आया। राजेंद्र भंडारी जी से किसी की कोई बात हुई उसके बाद, मतलब हार जीत के बाद, चुनाव के दौरान? नहीं, कोई बातचीत नहीं करी, क्योंकि जो आदमी, व्यक्तिगत एक संपर्क भी तो होता है। नहीं, व्यक्तिगत भी इसलिए नहीं सर कि जो आदमी मुसीबत में छोड़ जाए परिवार को, जब परिवार दिक्कत में हो, जिसमें सर्वाधिक जरूरत हो, वो छोड़ जाए। और एक बार नहीं, दोबारा कर चुके। राष्ट्रपति के चुनाव में वो वोट देने नहीं आए, उनकी पत्नी के ऊपर आरोप लगे, केसेस हुए, उनको पद से हटाया। हम सब कांग्रेस उनके संग खड़ी हुई, हमने पीसीबी की सब कुछ किया, लेकिन वो आदमी किसी आदमी अपने लिए काम करने वाला आदमी है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि वो व्यक्तिगत चुनाव जैसा हो गया था कि पूरी कांग्रेस एक तरफ, राजेंद्र भंडारी अकेले,
चुनाव लड़ रहे थे, और BJP बीजेपी के भी लोगों ने उनका उस तरीके से समर्थन बीजेपी नहीं किया। के लीडर्स तो उनके साथ थे, कार्यकर्ता जो नहीं थे। वर्कर था वो नाराज था, और उनकी नाराजगी जायज भी है। तो यही फॉर्मूला या यही एक मैसेजिंग पूरे प्रदेश भर के नेताओं के लिए हो गई है कि जो दल बदलेगा उसका असर क्या हो सकता है। ये अच्छे संकेत हैं लोकतंत्र के लिए सर। अगर जो आदमी अपनी आइडियोलॉजी से अपने पद प्रतिष्ठा के लिए कंप्रोमाइज करता है। आइडियोलॉजी क्या, पहले तो निर्दलीय थे, बीजेपी की सरकार में मंत्री बन गए थे, ये तो कभी इधर, ये कभी पार्टीज के लिए भी है। आप लोगों ने भी तो शामिल कराया उनको। ये पार्टीज के लिए भी है। हाँ। पार्टी को भी ध्यान देना चाहिए किसको शामिल करना है, किसको नहीं करना। हाँ, कई लोग होते हैं, कभी परिस्थितियां ऐसी होती है, किसी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया, वो पार्टी छोड़ रहा है, तो उसको आपको लेना लगता है कि आज की डेट में आइडियोलॉजी जैसी कोई चीज जिंदा भी है? क्योंकि ऐसे आपकी पार्टी में भी कई लोग हैं जो कभी बीजेपी में रहे, कभी कांग्रेस में रहे, देखिए, कभी किसी और पार्टी में रहे। बहुत सारी चीजों में समय पे आने पर परिवर्तन होता है। मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे नेता राहुल गांधी ने ये बयान दिया है कि अगर कोई नया आदमी आ रहा है उसको ले लीजिए। बीजेपी छोड़ के भी अगर कोई आ रहा है जिसके संग वहां अन्याय हुआ वो आ रहा है, उसको ले लीजिए। लेकिन अगर उसका कोई फैसला कौन करेगा? हम करेंगे। मतलब आप स्टेट तराजू में लेवल तोलोगे पर- कि इसके साथ वहाँ अन्याय हो गया? नहीं, वो तो और वो अन्याय नहीं हुआ। समीक्षा होती है सर। कभी क्या होता है, किसी आदमी ने किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए बहुत काम किया होता है, उसकी अनदेखी हो रही होती है, और वहाँ पर्टिकुलर उस उद्देश्य की आवश्यकता है, तो वहाँ पर उसको सिलेक्शन होना चाहिए। और राहुल गांधी जी का ये बयान हमारे लिए संजीवनी है। उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस छोड़ के गया है उसको दोबारा आप नहीं लें। तो ये ताकत देगा, हमको हिम्मत देगा, हम किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। चलिए, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद महाराज साहब, Thank you, आपने sir. बड़ा कीमती समय दिया। Thank you, sir. तो करण महाराज साहब थे जो बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने रणनीति बनाई और 2 सीटें ये जीत गए, लेकिन एक जगह खुला आरोप सरकार पर, प्रशासन पर, पुलिस पर लगाते हैं, लेकिन दूसरी जगह जहां 5000 से जीत हुई वहां पर समीकरण कुछ और थे, ये कह के बात से थोड़ा बचते हैं वहां पर आरोप लगाने से। तो अब देखिए भविष्य में कांग्रेस की राजनीति किस दिशा में चलेगी। हम भी इंतजार करेंगे कि कांग्रेस क्या रणनीति अपनाती है, किस तरीके से भविष्य में चुनाव की रणनीति बनाती है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगले रिपोर्ट में या अगले किसी विस्तार से इंटरव्यू में आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।